तो आइए अब मजीद बात करते हैं टैक्सेशन, इन्फ्लेशन और ओवरऑल कैश फ्लोज की प्रॉब्लम पर। तो जैसे कि अभी तक हम पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने नेट कैश फ्लोज फाइंड किए, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को हमने यहाँ पर अपनी वर्किंग्स में इन्फ्लेट करके तो अपनी जो टोटल हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज थे वो हमने फाइंड कर लिए थे। अब मजीद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास अब टैक्सेशन का जो रेट गिवन है वो है 30%। तो हमने यहाँ पर नेट कैश इनफ्लोज फाइंड कर लिए थे जिन पर हमने टैक्स अप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पर टैक्स ले लेंगे। तो टैक्स का रेट हमें पता है कि 30% है। तो टैक्स रेट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 362 को जो कि कैश इनफ्लोज है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.30 से, जो कि टैक्स का रेट है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.30 आ गया। तो ये हमारे पास जो टैक्स आ गया फर्स्ट ईयर के लिए वो आ गया 108.6। इसी तरह दूसरे साल के लिए भी हम लोग टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे और तीसरे साल के लिए भी टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 108.6, 225.3 और 140.1 का टैक्स हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने जो अपना फॉर्मेट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो ये था कि लेस करेंगे अब इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें ईयर 0 पर दी गई है। हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1000 मिलियन रुपीस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो यहां से हम क्या कर देंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को यहां पर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, लिख देंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 पर की गई है तो यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमने ईयर 0 पर लिख दिया। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करने के बाद हम दोबारा क्या करेंगे कि स्क्रैप वैल्यू या ये डिस्पोजल वैल्यू भी इसको कह सकते हैं, डिस्पोजल वैल्यू को ऐड बैक करेंगे। तो डिस्पोजल वैल्यू के लिए हमें यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो डिस्पोजल प्रोसीड्स आएंगे वो ईयर 3 के एंड में आएंगे 200 मिलियन रुपीस के। तो यहाँ पे हम ईयर 3 के एंड पे प्रोजेक्ट की लाइफ जो एंड होती है ईयर 3 पर, तो यहाँ पे हम 200 रुपीस को वापस ऐड बैक कर देंगे। यहाँ पे इसके साथ हम माइनस लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करना है, ये हमारा आउटफ्लो है। तो अब हमने जब यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू लिख दी तो उसके बाद अब क्या करेंगे कि हमारे पास अब जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसके कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन पर जो बेनिफिट मिलेगा उसको ऐड बैक करेंगे। अब टैक्स डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर अपनी एक नई वर्किंग क्रिएट कर लेंगे जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास वर्किंग 3 होगी टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए। और जिस तरह से हम नॉर्मली टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 साल हैं प्रोजेक्ट के, वही यहाँ पर हम 3 इयर्स को लिख देंगे कि ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ये हमारे पास 3 साल हैं। और ईयर 0 को हम हमेशा लिखते हैं जिस तरह से हम अभी तक लिखते आए हैं। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे वो हो जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस का, और हमने रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी और डेप्रिसिएशन का जो रेट गिवन था वो हमें 25% का गिवन था। इसी तरह से जब डेप्रिसिएशन का रेट 25% आ गया तो उस पर जो टैक्स हम नॉर्मली लेते आए हैं वही टैक्स रिलीफ यहाँ पर लिखेंगे कि 30% का टैक्स रिलीफ मिलेगा कंपनी को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर 0 पर जो रिड्यूसिंग बैलेंस है वो है 1000 मिलियन रुपीस का। तो यहाँ पे हम ईयर 0 का रिड्यूसिंग बैलेंस 1000 रुपीस ही लिखेंगे और ईयर 0 पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरह से टैक्स रिलीफ भी नहीं होगा, जब टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं है तो टैक्स रिलीफ भी नहीं मिलेगा, तो उसको भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब ईयर 0 पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई तो ईयर 1 पर जो रिड्यूसिंग बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 मिलियन रुपीस का। तो अब 1000 पे हमने क्या करना है कि इस 1000 पे 25% पर टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जो आ जाएगी 250। तो अब नेक्स्ट ईयर का जो ईयर 2 का रिड्यूसिंग बैलेंस होगा वो कैसे फाइंड होगा कि इस 1000 में से लेस कर देंगे हम 250 को, जो कि हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई थी, तो ये आ गया 750। अब जो ईयर 2 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो ईयर 2 के रिड्यूसिंग बैलेंस पर होगी जो कि 750 मिलियन रुपीस है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 750 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट है। नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे कि इस 750 में से हम लोग टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस आ जाएगा। इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये 362 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब टैक्स रिलीफ के लिए क्या करना है कि इस डेप्रिसिएशन पर 0.30 का टैक्स अप्लाई करना है, मतलब 250 को 0.30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास 75 मिलियन रुपीस का टैक्स रिलीफ आ गया टैक्स डेप्रिसिएशन पर। इसी तरह से
दूसरे और तीसरे साल के लिए भी हमने टैक्स रिलीफ को कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखने के लिए कि क्या हमने उससे पहले ये थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन क्लियर करें कि थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन में अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने 750 में से लेस किया उसकी डेप्रिसिएशन को, तो ये हमारे पास आ रहा था 562 का, और इस पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 0.25 की, तो ये तो आना चाहिए 140.62, लेकिन हमने 362 यहाँ पर क्यों लिखा है? ये 362 हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि 200 मिलियन का जो डिस्पोजल था उसकी भी वैल्यू इसमें ऐड थी। तो सबसे पहले तो इस डिस्पोजल वाली वैल्यू को हमने यहां पर टैक्स डेप्रिसिएशन में ऐड किया। हमने इस 2 मिलियन की वैल्यू को इस 562 में से लेस किया, तो रिमेनिंग जो बच जाएगा उस सारे को हम क्या कर देंगे, उस सारे को हम यहां पर डेप्रिसिएशन पर चार्ज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब एसेट की वैल्यू 562.5 से 562.5 पे नहीं रहेगी, उस पे 200 रुपया सिर्फ 200 मिलियन की सिर्फ डिस्पोजल बचेगी, तो इस 200 मिलियन के डिस्पोजल को हम सेव कर लेंगे। मतलब कि 562 में से 0.5 में से 200 मिलियन को सेव कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगा 362 मिलियन उसको हम लोग डेप्रिसिएट कर दें, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर ये जो बाकी की अमाउंट है ये जा सके। तो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे डेप्रिसिएशन से। तो यहाँ पे हमने इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हमने टैक्स रिलीफ जो फाइंड किया है, इस टैक्स रिलीफ को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको अपनी जो कैश फ्लोज हैं उनमें ऐड बैक कर देंगे। तो जब हम इन नेट कैश इनफ्लोज में तमाम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नेट कैश फ्लोज। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ईयर 0 पर तो सेम ही -1000 की आउटफ्लो रहेगा, और यहां के लिए हम क्या करेंगे कि इस नेट कैश इनफ्लो में से लेस कर देंगे टैक्स को और इसमें ऐड बैक कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन के बेनिफिट को, जो कि 75 है। तो इस तरह से हमने यहां पर टोटल नेट कैश फ्लोज को फाइंड कर लिया। इसी तरह ईयर 2 के लिए भी हम इन नेट कैश फ्लोज को फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 581.7 ईयर 2 के लिए और 635.9 ईयर 3 के लिए आ गया। उसके बाद इन नेट कैश फ्लोज पर हम डिस्काउंट फैक्टर को अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास जाके आएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंट फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नई वर्किंग क्रिएट करेंगे जिसमें हम डिस्काउंट रेट निकालेंगे और उस डिस्काउंट रेट पर डिस्काउंट फैक्टर निकाल के इन तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट रेट जो दिया गया है वो दिया गया है 6.8% का, जो कि रियल रेट है, और जनरल इन्फ्लेशन रेट पर हम इसको इन्फ्लेट करेंगे क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेट नहीं दिया गया। और जब भी रेट ऑफ रिटर्न को इन्फ्लेट करना होगा, नॉमिनल बनाना होगा, तो वो जनरल इन्फ्लेशन रेट पर उसको इन्फ्लेट किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 6.8 पर 6.8 को इन्फ्लेट करने के लिए, नॉमिनल बनाने के लिए हम एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे जो कि है 1+m मनी रेट प्लस इज इक्वल टू 1+r रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1+i इन्फ्लेशन का रेट। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, कुछ ऐसी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कि 1+m इज इक्वल टू 1 + 0.08 जो कि हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, प्लस 1.03%। क्यों ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 3% का इन्फ्लेशन रेट था। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 1.104। अब यहाँ पर इस साइड पे 1+m है, तो यहाँ पर हम इसमें से ये जो हमारी फिगर है इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.10 जो कि तकरीबन 10% के बराबर है। तो मतलब हमारे पास जो डिस्काउंट रेट आ गया वो आ गया 10%। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट फैक्टर को निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर के लिए हमने क्या बात की थी कि डिस्काउंट फैक्टर के लिए हम इस फॉर्मूले को, इस फैक्टर के फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे जो कि 1+r रेज़ टू पावर -n है, जिसमें r रेट ऑफ इंटरेस्ट था और रेज़ टू पावर -n नंबर ऑफ ईयर्स थे। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कर देंगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारे पास 0.10 आया जो कि 0.10 के बराबर है, तो ये आ गया 1.1। तो अब फैक्टर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पर हम लिख देंगे 1.10 रेज़ टू पावर -1 पहले साल के लिए, इसी तरह से 1.10 रेज़ टू पावर -2 दूसरे साल के लिए, और -3 को जब रेज़ टू पावर करेंगे तो ये तीसरे साल के लिए। तो जब हमने इन फैक्टर्स को कैलकुलेट किया अपने कैलकुलेटर पर, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई फैक्टर की 0.909, 0.826, 0.751। इसको राउंड ऑफ करके हम यहाँ अपनी शीट में मेंशन कर देंगे।
तो ये हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर आ गया तीनों सालों के लिए और ईयर 0 पे डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 ही रहेगा। तो अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस टोटल नेट कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर से। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई ईयर 0 के लिए। इसी तरह ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के लिए भी हम प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन की जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर लिया, जो कि ईयर 0 पे -1000 है, क्योंकि ये आउटफ्लो है इसलिए इसको माइनस शो किया है। बाकी तीनों सालों का इनफ्लो है जो कि 298.51, 480.4, 4842, 477.5609 की हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई है तीनों सालों के लिए। अब अगर ये कहा जाए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए सिंपल क्या काम करना है कि टोटल इनफ्लोज को ऐड कर देना है और इनफ्लोज में से आउटफ्लो को लेस कर देना है। जो किस तरह करेंगे कि इस इनफ्लो में से माइनस कर देंगे 1000 मिलियन रुपीस को, जो कि हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट का था। तो ये हमारे पास अगर आ गया 256.5607, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि एनपीवी के रूल के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन इस जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट से आने वाले जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लोज की वो नेगेटिव में है, और जब नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में होती है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने तमाम जो कैश फ्लोज हैं उनकी वर्किंग की, और उसके अलावा इन्फ्लेशन और टैक्सेशन दोनों के इफेक्ट्स को लिया। इन्फ्लेशन का जनरल और स्पेसिफिक रेट के साथ अपनी कैश फ्लोज को इन्फ्लेट किया और फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखा, और एनपीवी भी हमने कैलकुलेट की कि अगर प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन मेकिंग करनी पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, और हमारी एनपीवी पॉजिटिव आई थी तो हमने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया।